लेकिन ये कह रहे हैं कि आप इतना देखो कि हमारा वेलफेयर सोचना चाहिए, सोसाइटी ने हमें ना उस नज़र से देखना चाहिए कि ये कितनी टफ लाइफ जीते हैं। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बुरा भला मुंह से कभी निकल जाए किसी को तो हमें माफ़ भी कर देना चाहिए भाई समझ के, क्योंकि हम आपके ही भाई हैं और आपके लिए ही हैं। मतलब होता है ना, आप समझ लो आपकी कोई मास्टर आपके साथ गुस्सा कर रहा है ना बच्चे पे, वो क्या होता है, आप माफ कर दो उसको। डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में बुरा भला कर रहा है ड्यूटी पे, आप बोलोगे नहीं नहीं फ्रस्ट्रेट हो गया मरीज चेक करके। ऐसे ही आप हमारे पे भी दया करो, हमें भी यही समझा करो कि भाई पुलिस वाला 24 घंटे की ड्यूटी दे दे के ये फ्रस्ट्रेट हो गया है। इसकी भी एक लाइफ थी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर पुलिस में एज अ इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हैं जावेद चौधरी साहब। लेकिन जावेद चौधरी साहब को जिदा द कॉप के नाम से जाना जाता है और एक हीरो के रूप में इनको जाना जाता है पूरे जम्मू कश्मीर में। शायद ही कोई होगा जो इनको नहीं जानता होगा। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अपनी फिटनेस को लेके, अपने जिस तरह से इनका बिहेवियर है या चलना फिरना है, या आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये मतलब एक हीरो से कम नहीं है जो सेलिब्रिटी हैं जम्मू कश्मीर की, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस में। बात करेंगे इनसे। जब साहब सबसे पहले शुक्रिया हमें समय देने के लिए। कैसी बात है भाई, जब आज मैं छुट्टी पे था तो किसी खास मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके घर में फंक्शन है, तो मैं 2 छुट्टियां रखी है, तो मैं घर पे ही था तो आपका कॉल आया। मैंने कहा मैं कौन सा वैसे इतना बड़ा कोई मतलब इंटरव्यू देने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ मैं फिटनेस की वजह से, थोड़ा लाइफस्टाइल की वजह से। और आजकल मैं लाइव वीडियोस पे ज़्यादातर उनको तो गाइड करता रहता हूँ नशे के खिलाफ, या फिर लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है, जब बिजनेस ही करना है तो कैसे करना है, और अगर जॉब करनी है तो जॉब के साथ साथ या बिजनेस के साथ साथ अपने लिए अपना सेल्फ के लिए टाइम कैसे निकालना है, ये गाइड करता रहता हूँ यंग जनरेशन। जब साहब आप एक मिसाल हैं युवाओं के लिए, एक मोटिवेशन है, एक सबक है। और खासकर हम पुलिस विभाग की भी अगर बात करेंगे तो पुलिस विभाग में भी कुछ समय के बाद जो है मतलब लोगों का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपने अपने आप को मेंटेन किया है, फिट किया है, जिससे और लोगों को भी एक सीख मिलती है कि हमें भी फिट रहना है, खासकर पुलिस विभाग में अगर हम काम कर रहे हैं। तो आप इस फिटनेस के लिए कितना मतलब मेहनत करते हैं, क्या कुछ रूटीन रहती है आपकी? सर फिलहाल मैं इस वक्त अनफिट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डेंगू हो गया था बीच में। अभी मैं पुट ऑन किया है, 10 केजी कम से कम वेट मेरा रेगुलर वेट से अप है। लेकिन मेरा लाइफस्टाइल, मेरा रेगुलर जो एक्सरसाइज का टाइम है वो फिक्स है, तो उसको मैंने छोड़ा नहीं है। जब थोड़ा मतलब गेन इसलिए हुआ है क्योंकि बीच में 4 महीने मेरे से एक्सरसाइज नहीं की, वो हो नहीं सकी बीमारी की वजह से। तो फिलहाल अभी भी मैं पोस्टेड हूँ कठुआ में। कठुआ ट्रेनिंग सेंटर में मैं जो नए सब इंस्पेक्टर्स आए हैं उनको लेक्चर देने जाता हूँ एज अ लॉ इंस्ट्रक्टर। तो सुबह मेरी मॉर्निंग रूटीन है 6 बजे, अगर वहाँ 6 बजे मैं बेड को छोड़ना ही पड़ता है, मतलब नमाज के आसपास। तो फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट, फिर साथ में सफ़र है मेरा 2-2.5 घंटे का। वहाँ से फिर मैं वापस आता हूँ जब मैं 5-6 बज जाते हैं। तो जब मैं 6 बजे वापस पहुँचता हूँ जम्मू, तो आके मैं आते ही पहले एक कॉफ़ी लेता हूँ, फिर मैं जिम चला जाता हूँ। तो मैं 9 बजे रात को घर पहुँचता हूँ। तो आप समझ लो कि मैं डेडिकेटेड कितना हूँ फिटनेस के लिए, कि मैं 5 घंटे का सफ़र करके भी आके फिटनेस के लिए टाइम निकालता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर किसी को ऐसा करना चाहिए, मतलब अपनी फिटनेस के बारे में सोचना चाहिए और अपने लिए टाइम निकालना चाहिए अपनी फिटनेस के लिए, जान के लिए। क्योंकि आप फिट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप ड्यूटी कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा फिट हूँ तो मैं कठुआ रेगुलर अप डाउन कर रहा हूँ, 200 किलोमीटर का सफ़र बन जाता है। तो आप समझ रहे हो 200 किलोमीटर का सफ़र करना है, 4-5 घंटे टाइम लगता है उसमें, फिर जाके 4-5-6 घंटे की ड्यूटी भी करनी है, फिर वापस आना, आके जिम भी करनी है। फिटनेस इतनी ज़रूरी है, अगर आप फिट नहीं हो तो फिर आप कुछ भी कर रहे हो मतलब वो अधूरा ही है।
जैसा थोड़ा अपने बारे में बताइए, शुरुआत स्कूलिंग कहाँ पे हुई, बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं, और कॉलेज और पुलिस में आना कैसे हुआ? आ, आपने सवाल जहाँ पे बैठ के पूछा है, ये ट्विन विलेजेस है, छन्नी चवादी। आज का मॉडर्न जमाना है भाई। आज आप इसको छन्नी हिम्मत कहते हैं। छन्नी भी ये मेन गांव था पहले। मेरा विलेज साथ वाला चवादी, जिसको आजकल सैनिक कॉलोनी कहते हैं। सैनिक कॉलोनी और छन्नी हिम्मत नाम ज्यादा मशहूर हो गए हैं क्योंकि ये कॉलोनीज बन चुकी है, लेकिन मेन ये ट्विन विलेजेस थे। मैं चवादी विलेज से हूँ। अच्छा। तो मैं वहाँ पे मेरा जन्म हुआ चवादी में ही, और मेरी स्कूलिंग सारी सैनिक कॉलोनी जम्मू पब्लिक स्कूल में हुई है 12th तक। 12th के बाद मैंने कॉलेज किया है MM कॉलेज, गवर्नमेंट MM कॉलेज विक्रम चौक। कॉलेज के बाद मैंने PG नहीं किया। मैंने 4 साल कम्पिटिटिव की तैयारी की, KS की। उसमें मैं ड्रॉप हो गया, लेकिन मैंने साथ साथ SI का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। जब मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मैं बतौर SI पुलिस ज्वाइन करता हूँ, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर जाता हूँ। कब की बात है? ये है 2010। अच्छा। 2010 में जब मैं जाता हूँ तो ट्रेनिंग सेंटर में जाके थोड़ा डिफरेंट ही लगा कि हाँ भाई, क्योंकि घर में कभी इतना दबका इतना कुछ, इतनी हार्डशिप कभी देखी नहीं थी लाइफ में। घर से मैं अच्छा था, अच्छी लाइफ थी। मैंने जब शौक के लिए नौकरी ज्वाइन की तो मैंने देखा कि काफ़ी टफनेस है, क्योंकि पुलिस की जॉब तो है ही टफ। तो अगर ट्रेनिंग ही टफ नहीं होगी तो फिर आगे आप लाइफ कैसे निकालोगे। ट्रेनिंग काफ़ी हमारी टफ होती है, तो उसमें बड़ा कुछ सीखने को मिला, बड़े नई चीज़ें सीखी, और सबसे पहले मैंने सीखा खुद शेव करना। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद शेव नहीं कर सकता था पुलिस ज्वाइन करने से पहले। अच्छा। वहाँ अपने बैचमेट्स, उनसे सीखा कि भाई कैसे रेगुलर शेव कर, क्योंकि रेगुलर शेव वहाँ करनी पड़ती है बिल्कुल। तो मैं ऐसे तो हम बार्बर से शेव करवाते थे हफ्ते के बाद, लेकिन फिर रेगुलर शेव, रेगुलर क्लीन रहना सीखा वहाँ पे। ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन पार्ट ऑफ डिसिप्लिन है। पहला हमने यही सीखा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिटनेस की साइड में पहले भी था, लेकिन वहाँ पे ज्यादा ही फिट हो गया मैं। और इवन जो जीन्स मैं डालता था उस वक्त ट्रेनिंग में, जब मैं वो जीन्स 3 महीने के बाद डालता था, वो गिर जाती थी अगर बेल्ट नहीं पहनता था। तो इतना उन्होंने मेरा वेट लॉस किया था। वो सारी चीजें उन्होंने मेरी एज 10 इयर्स कम से कम पीछे ले गए वो। तो मुझे एक नया, मतलब नया जावेद, नया जेदा मिला अपने आप में पुलिस ज्वाइन करने। पुलिस ने मेरी पर्सनैलिटी को डिफरेंट कर दिया। तो पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे रही आपकी, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? पोस्टिंग, मेरी पहली पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में रही, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। और पुलिस स्टेशन जहाँ आप बैठे हो, यही मेरा पहला पुलिस स्टेशन था, छन्नी हिम्मत। एज अ PSI मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो मेरा लोकल इलाका था, और यहाँ मुझे नॉलेज ज़्यादा थी इसके बारे में, कहाँ क्या हो रहा है कैसे, वो मेरी हेल्प हो गई थोड़ी। फिर मैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन में रहा। मैंने वहाँ पे 5 से 7 साल काम किया है गांधीनगर पुलिस स्टेशन में। मैंने ज़्यादा SHOs के साथ काम किया है। इंडिपेंडेंट चार्ज पे मैं सिर्फ एक गुज्जर नगर रहा हूँ और एक बेली चराना में रहा। थोड़ी देर में सैनिक कॉलोनी चौकी अफसर भी रहा। तो SOG जम्मू में रहा हूँ मैं। वहाँ पे मैंने नशे के खिलाफ बहुत काम किया है। मैंने कम से कम 3600 kg नशा अभी तक पकड़ा है। 3600 kg? जी 36 क्विंटल। तो मैंने उसमें चिट्टा भी पकड़ा है, उसमें मैंने चरस भी पकड़ी है, उसमें फुक्की भी पकड़ी है। लेकिन बात वही है कि जो हमारी ड्यूटी है हम करते हैं। जो संसार के लिए, जो सोसाइटी के लिए हम कर सकते थे, हमने बहुत कोशिश की है। उसके बाद यहाँ से मेरी पोस्टिंग होगी उधमपुर थाने में। तो उधमपुर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वहाँ चला गया मैं। जब तो मैं वहाँ पे जाके भी कोई 10 महीने रहा। फिर मैं वापस आया हूँ तो मुझे लगा दिया इन्होंने सांबा डिस्ट्रिक्ट में। सांबा डिस्ट्रिक्ट में मैंने बीजेपुर पुलिस स्टेशन में रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने एक कोर्स किया बम स्क्वाड का, जो बम डिफ्यूज करते हैं। फिर वहाँ पे मैं पुणे में जाके कोर्स किया। आके मैं वहाँ पे BDS टीम में लग गया, यहाँ पे बतौर इंचार्ज PCR जम्मू में। मैं 2 साल वहाँ पे रहा। फिर उसके बाद मैं इंस्पेक्टर बना। इंस्पेक्टर बन के मैं सिक्योरिटी में आ गया। तो अभी भी मैं सिक्योरिटी में ही हूँ, लेकिन मैं अटैच्ड हूँ कठुआ में, वो नए सब इंस्पेक्टर्स को लेक्चर देने जाता हूँ, लॉ इंस्ट्रक्टर। फैमिली चाहती थी कि आप बेल्ट फोर्स ज्वाइन करें? देखो, फैमिली चाहती थी कि मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि बेटा हमारे पास सब कुछ है,
तो आप अपना नाम बनाओ। मेरे दादू भी जो रुस्तम में जम्मू कश्मीर थे अपने टाइम, अच्छा। मतलब सबसे सबसे बड़े रेसलर थे अपने टाइम के। महाराजा हरि सिंह के दरबार के पहलवान थे। 1937 टू 47 वो रुस्तम रहे, मतलब वो चैंप रहे जम्मू कश्मीर में। उस वक्त जम्मू कश्मीर अलग कंट्री थी। जम्मू कश्मीर में लाहौर से, पंजाब से कोई भी पहलवान आता था तो वो उन्हीं के साथ वाउट करता था और वो उनको हराते थे। तो 10 साल तक उन्होंने जीतने नहीं दिया किसी को। 37 टू 47 हाजी फकरुद्दीन उनका नाम है। तो वैसा ही हम सोचते थे, दादाजी हमारे साथ ही रहते थे, तो हम हमेशा चाहते थे कि भाई जैसे दादाजी का नाम है हमारा भी बने, क्योंकि पूरी बिरादरी और पूरा जम्मू, इवन कश्मीर में कुछ लोग, वो सब उनको अभी तक मतलब याद करते हैं। तो सियालकोट में आप चले जाओ, अब वो पाकिस्तान का एरिया आ गया है, वहां तक लोग आज भी अगर कोई जिंदा होगा पुराना तो वो जानता है कि फकरुद्दीन पहलवान क्या थे, क्या उनका रुतबा था सोसाइटी में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि पहलवानी वगैरह में बेटा शौक, मैंने कहा मुझे शौक है, मुझे भी पहलवान बनना है। तो कहते नहीं, आपका जमाना चेंज हो गया है, आप पढ़ो और आपने ऑफिसर बनना है, आपने हमारे खानदान का नाम बनाना है। तो मैं फिर उसी तरह से पढ़ाई की, तो यहाँ पहुंचा हूँ। तो अपनी छवि को हमेशा साफ रखा और कोशिश की कि लोग हमसे फ़ायदा ही ले, हमारी तरफ से पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई, कभी किसी का हक नहीं मारा, बिल्कुल। बाकी अपनी तारीफ मैं करना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों से पूछ सकते हो कि कैसा हूँ मैं चौकी अफसर भी रहा, मैं थानों में भी रहा, लेकिन नाजायज़ कभी किसी से, मेरे से खुदा ने बड़ा अच्छा मेरे पे नज़र है खुदा की, मेरे हाथों किसी के साथ बुरा नहीं हुआ। जब सब जिदा द कॉप, ये नाम किसने दिया आपको? जेदा द कॉप, जेदा द कॉप जेदा जो है वो, मैं जावेद मेरा नाम है, तो दादाजी मुझे शुरू से जेदा बुलाते थे, और निकनेम उन्होंने प्यार से दे उन्होंने दिया। जावेद से जेदा कर दिया। तो पूरा मोहल्ला, पूरी बिरादरी, और उसके बाद हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हमारे डोगरा कल्चर के लोग हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है, और हमारी जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त छन्नी में, इस विलेज, आप छन्नी कॉलोनी की बात नहीं कर रहा मैं, हिम्मत की, मैं विलेज की बात कर रहा हूँ, जो ये जैसे इस बरिस्ता के पीछे भी घर है, पूरा राजपूतों का मोहल्ला है। चाड़क, मुझे हमें सब पता है ना, नॉलेज है एक दूसरे की, ये चाड़कों का मोहल्ला। आप इनको पूछना किसी को कि वो जावेद, वो बोलेंगे जेदा भाई, मतलब मुझे सब यहाँ लोकेलिटी में जेदा के नाम से जानते हैं। तो जब मैं कॉप बन गया तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे फोटो वगैरह फेसबुक पे चढ़ाता था, तो फेमस होने लगा, लोग मुझे लाइक करने लगे, थोड़ा नेचर वाइज भी, और थोड़ा पिक्स वगैरह देख के कुछ लोग मुझे मिले भी नहीं है तो मुझे लाइक करने लगे। वहां पे फिर मैंने इंस्टाग्राम हैंडल का नाम चेंज करके कॉप में था ही ज्यादा कॉप कर दिया, तो उससे ज्यादा फेमस हो गया, यही नाम। सोशल मीडिया पे आप सेंसेशन की तरह मतलब छाए रहते हो हमेशा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह? हाँ जी, यूट्यूब पे भी हूँ मैं, ट्विटर पे नहीं हूँ, लेकिन मतलब ना के बराबर। ज्यादा मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। इंस्टाग्राम पे ज्यादा है? हाँ जी। तो ये कब शौक पड़ा आपको कि मैं इंस्टा पे, मतलब? कुछ नहीं जनाब, मैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन में था, जब भी टाइम मिलता था तो वहाँ कैफेज में, गर्मी लगती थी ना, तो जैसे बरिस्ता है, सीसीडी है, तो सीसीडी में जाके बहु प्लाजा बैठता था, वहाँ बैठना, तो वहाँ बैठे तो हर आदमी को शौक होता है फोटो खींचना और चढ़ा देना। उस वक्त रील्स भी नहीं थी, फोटो पे लाइक्स वगैरह आ जाते थे, लोग मुझे पसंद करते थे। कुछ जो ट्रू फ्रेंड्स थे पुराने, उनको मेरे फोटो नजर आए तो उन्होंने कहा यार तू पुलिस में आ गया, मतलब उनको पता भी नहीं था कि मैं पुलिस में। अब कोई रामबन में MM कॉलेज से पढ़ता था, रामबन में रहता है, उसने मेरे पिक्स ही देखे तो उनको पता लगा कि ये पुलिस में आ गया है, क्योंकि कॉलेज के 5 साल के बाद मैं पुलिस ज्वाइन की, 5 साल बीच में गैप है। तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अभी भी इंस्टाग्राम पे 1-2 लोग मुझे मिले हैं जो पुराने यहाँ पे मैसेज किया, फिर मैं उनको मिलने गया जो मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स थे। तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया बुरा नहीं है, मैं आपको कहूँगा कि आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, बिना सोशल मीडिया के हो ही नहीं सकता पॉसिबल। क्योंकि आज आप देखें कि जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो वहाँ क्या पता भाईजान या कोली भाई है
या वो दूसरे आमिर भाई, कोई ना कोई सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि भाई ये एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, ये 3 अफराद हैं, इनको ज्यादा चोट आ गई है या क्या हुआ है, वो सारा हमें कैसे पता लग रहा है? आप टीवी के सामने तो हम होते नहीं, टीवी के सामने तो हम जो मैं टीवी देखे हुए जमाना हो गया, तो सबको ऐसे ही है, तो सारा इस फोन के अंदर है। तो सोशल मीडिया ने आसान कर दिया, इंफॉर्मेशन 1 मिनट में मिल जाती है। इसका नुकसान ये है कि नुकसान भी है, नुकसान ये है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब इस पे इतनी पहचान बन चुकी है कि अगर एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी नेशनल कोई होगा, वो यहाँ से निकलेगा तो उसको दिख जाएगा ये जदादा कॉप बैठा है। इसके ये भी है, लेकिन आपकी प्राइवेसी इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। प्राइवेसी ये है कि आप फैमिली के साथ गए हो तो आपको लोग पहचान रहे हैं वहाँ, बिल्कुल। तो अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हो, जहाँ उसमें थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इसमें चाहे 2% ही रिस्क होता है, वो रहता है कि आप एक फोर्स से हो और आपको लोग पहचान रहे हो। यही सोसाइटी है जिसमें हर किस्म के लोग हैं, अच्छे भी यही हैं, बुरे भी यही हैं। तो आपको अच्छे भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और बुरे भी देख रहे हैं। खैर वो तो सब खुदा के हाथ में है, लेकिन यह कि ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका देखा जाए तो आज की डेट में मैंने, अगर जैसे मुझे लोग पसंद करते हैं और जैसे मैं फेमस भी हूँ, अगर मैंने कोई भी बिजनेस खोलना हो जॉब छोड़कर, तो 1 मिनट में मैं स्विच कर सकता हूँ उस बिजनेस पे। इवन ऑनलाइन बिजनेस भी मैं आराम से 5-6 महीने में सेटल डाउन हो जाऊंगा उसमें। ये सोशल मीडिया की पावर है। सर, पुलिस में रहते हुए मतलब जब आप पुलिस ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो हमें बदलाव पुलिस जो सर्विस में होते हैं लोग, उनमें देखने को मिलता है, पेट बाहर आ जाता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब एक्टिव रहना कितना जरूरी है? कभी चोर के पीछे भागना है, स्मगलर के पीछे भागना है, नशा तस्करों के पीछे भागना है, फिर जब आपका वेट ज्यादा होगा आप भाग नहीं पाओगे उनके पीछे। तो फिट रहना एक पुलिस कॉप के लिए कितना जरूरी है? फिटनेस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जॉब में फिटनेस। हमारी जॉब पुलिस की जॉब, पुलिस बिल्कुल ठीक है। आप फोर्स से हो और आप फिट नहीं हो, आप दौड़ भाग नहीं कर सकते, तो मतलब आप ड्यूटी नहीं दे सकते सही तरह से। आप ड्यूटी को अंजाम नहीं दे पा रहे, मतलब आप न्याय नहीं कर पा रहे, अपने आप के साथ भी न्याय नहीं कर रहे। मतलब ये है, फिटनेस सबसे अव्वल नंबर पे होनी चाहिए हमारी। लेकिन मसला भाई एक और है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम 24 आवर्स के मुलाजिम हैं, ठीक है। आप थाने की पुलिस किसको कहते हैं? पुलिस वही है, आज मैं वहां से आउट हूँ, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, लेकिन मेन पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना और क्राइम को कंट्रोल करना। तो वो है थाना पुलिस। सबसे पुलिस है ही थाना है, थाने वाली पुलिस ही असली पुलिस है, बाकी सब उसके सब्स्टिट्यूट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हम लोग सब्स्टिट्यूट है, मैं सिक्योरिटी में हूँ, वो सब्स्टिट्यूट है। हमारी ड्यूटी होती है फिक्स, ये इधर गए, मंत्री आए, अपना किया काम है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन और तरह की है। लेकिन जो थाना की ड्यूटी है, थाना पुलिस की ड्यूटी 24 आवर्स की है। आप घर नहीं जा सकते, घर नहीं जाओगे तो आप खाना प्रॉपर नहीं खाओगे, न्यूट्रिशन प्रॉपर आपका हो नहीं रहा, टाइम आपको मिल नहीं रहा। जैसे एक SHO ही है, SHO एक है तो काम पूरे शहर का उसके पास, जो उसके पास एरिया है, वो 24 घंटे 12 बजे आग लगेगी वही उठ के जाएगा, 2 बजे आग लगेगी वही उठ के जाएगा। कुछ भी हो जाएगा एरिया में, सबसे पहले फर्स्ट रेस्पोंडेंट पुलिस है। बिल्कुल, चाहे वो पानी किसी का नहीं आया होगा, चाहे किसी का ट्रांसफार्मर उड़ गया होगा, बत्ती नहीं आई है, तो उसके लिए भी वो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। तो काम सबसे पहले कौन जाएगा वहाँ? पुलिस। सड़क को खुलाने कौन जाएगा? प्रोटेस्ट लोग करते हैं, सड़क जाम कर देंगे, तो कौन जाएगा? पुलिस। गलती जेई की है, काम कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। समझ गए आप? ये सारा है। हमारा बड़ा मल्टीफेरियस और ये मल्टी डायमेंशनल कहूंगा मैं, मल्टी डायमेंशनल हमारा काम है पुलिस का। तो ये सारे रोल हमें निभाना पड़ते हैं। हम मौके पे हम डॉक्टर भी होते हैं, मौके पे हम जेई भी बन जाते हैं, मौके पे हम जो सिविलियन काम करते हैं ना, हम मास्टर का काम तो अभी कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ जाके। बिल्कुल, आप देख रहे हो। बिल्कुल, तो समझ रहे हो आप कि हम मल्टी डिमेंशनल लोग हैं। जो पुलिस वाले में, एक पुलिस वाले में जो क्वालिटीज होती है वो आपको सिविल मुलाजिमों में नहीं मिलेंगी। मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा,
लेकिन आप देखो कि एक प्रोफेसर है वो प्रोफेसर का काम ही कर सकता है, एक डॉक्टर है वो डॉक्टर का काम ही करेगा, लेकिन हम लोग हर एक का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आग लगेगी तो फायर का काम है, लेकिन बुझा कौन रहा है? हमारे लोग सबसे पहले पहुंचे हैं, तो हम ही उनको बता रहे हैं, पब्लिक को भी ऐसे नहीं, पानी लाओ, ये करो, वो करो। तब जब तक ये फायर की गाड़ी आती है तब से उससे पहले क्या पता हम पहुंचे, बिल्कुल। क्या पता क्या हर बार हम ही पहुंचते थे, मुझे लगता है। तो इस सारा रोल ये निभाते निभाते 24 घंटे की ड्यूटी देते देते आप कैसे सोच सकते हो कि फिटनेस रहेगी? नींद प्रॉपर नहीं है, खाना प्रॉपर नहीं है, टाइम प्रॉपर नहीं है, फैमिली से नहीं मिल सकते, फ्रस्ट्रेशन है। एक बंदा रोज घर जाता है, उसकी आधी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है अपनी फैमिली, बच्चों से, अपने माँ बाप से मिलकर। बिल्कुल। जो पुलिस वाला डोडा का है वो जम्मू में लगा है, तो वो जाएगा 2 महीने के बाद अपने घर, 2 दिन के लिए। उसमें कितना फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा, पोस्टिंग्स मैनेज करना। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप इतना देखो कि हमारा वेलफेयर सोचना चाहिए, सोसाइटी ने हमें ना उस नजर से देखना चाहिए कि ये कितनी टफ लाइफ जीते हैं। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बुरा भला मुंह से कभी निकल जाए किसी को, तो हमें माफ भी कर देना चाहिए भाई समझ के, क्योंकि हम आपके ही भाई हैं और आपके लिए ही है। मतलब होता है ना, आप समझ लो आपकी कोई मास्टर आपके साथ गुस्सा कर रहा है ना बच्चे पे, वो क्या होता है, आप माफ कर दो उसको। डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में बुरा भला कर रहा है ड्यूटी पे, आप बोलोगे नहीं नहीं फ्रस्ट्रेट हो गया मरीज चेक करके। ऐसे ही आप हमारे पे भी दया करो, हमें भी यही समझा करो कि भाई पुलिस वाला 24 घंटे की ड्यूटी दे दे के फ्रस्ट्रेट हो गया है, इसकी भी एक लाइफ थी। जावेद साहब, अगर हम देख रहे हैं वक्त जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया या बाकी सारी चीज़ें तकनीकें जो है बढ़ रही हैं, साथ साथ में नशा जो है उसमें यूथ जो है इन्वॉल्व होता जा रहा है, इसका क्या मेन कारण मानते हैं आप? नशे का? हाँ, नशे का मेन कारण है बच्चे की परवरिश। आप उसके बेस पे चले जाओ, जिसकी परवरिश अच्छी होगी वो नशा कभी नहीं करेगा। माँ बाप बिजी है पैसा कमाने में, आप ये देखो कि लोग कहते थे नहीं नहीं पॉवर्टी ही हर चीज की माँ है। मतलब कोई भी क्राइम सोसाइटी में जुर्म जो भी हो रहा है, तो चोरी हो रही है, मर्डर हो रहा है, ये पैसे के लिए हो रहा है जी, लोग गरीब हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नशा तस्कर इसलिए नशा बेच रहे हैं कि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यही लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस जम्मू शहर के टॉप रिच जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके बच्चे नशे में नहीं पड़ते। उनके बच्चे हमारे सामने नशे में पड़े, खराब हुए, कुछ की जान भी चलेगी, ठीक, हमारी आंखों के सामने, हमसे कुछ छुपा नहीं है। तो ये परवरिश पे डिपेंड है, आप बच्चे को कैसे पाल रहे हो, आप स्कूलिंग कैसे करवा रहे हो, आप उसको रात को शाम को घर आके, चाहे आप मुलाजिम हो चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, आपका कनेक्शन कैसा है अपने बच्चे के साथ, और आपके बच्चे का पीयर ग्रुप कौन सा है, क्या आपका बच्चा किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ रह रहा है, ट्यूशन पढ़ने किसके साथ जाता है, स्कूल में उसका कौन फ्रेंड है, ये सारा आपको नजर रखना पड़ेगी कम से कम 16 साल की एज तक। फिर कुछ नहीं होगा, उसके बाद नहीं बिगड़ता, उससे पहले ही होगा। जो होगा, जिसने खराब होना होता है वो 15-16 की एज में हो जाएगा। और छोटा बच्चा होता है, दिमाग कम होता है, जो चिट्टा वगैरह के ये व्यापारी होते हैं वो पहले उनको फ्री में पिलाते हैं, लत लगाने के लिए। उनको पता है ये बहुत अमीर बंदे का, जो अफोर्ड करने वाले बंदे का बच्चा है, ये कल को हमें भी पिलाएगा। आज इसको 1 पिलाते हैं हम, इनसे अगर 1 ग्राम इसको पिलाएंगे 10 ग्राम ये हमारे लिए लाएगा, इसके पास पैसा है, अंदर भी हो जाएंगे। इसका बाप अगर इसको छुड़ा रहा होगा हमें भी छुड़ाएगा। उस तरह से वो कि वकील भी वही करेगा, मतलब बहुत दूर तक वो सोचते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक अच्छे भले परिवार के बच्चे को खराब करने की कोशिश करते हैं। अब बात आ गई नशे की, तो नशा इस वक्त मेरी अपनी बिरादरी में भी बहुत है। हालांकि हमारी बिरादरी का जो काम था वो हम में से रेसलर निकलते थे। आप मेरे गांव की बात करें तो 1947 में इस गांव चौदी का नाम था, पहलवानों की चौदी। अच्छा। तो कितने रेसलर जम्मू कश्मीर में इधर से निकलते होंगे। मेरे दादाजी बताते थे कि हम 60-70 लोग यहाँ से छिंज वगैरह जो मेला होता है, अखनूर जैसे कहीं छिंज होगी, तो 60-70 लड़के यहाँ चौदी से निकलते थे, कुश्ती करने के लिए जाते थे, एक ही गांव से 70, और वहां दंगल करके फिर वापस आते थे। मतलब कितना अच्छा कल्चर था। लेकिन अब
कल्चर खत्म हो चुका है। अब क्या आप बिरादरी की क्या बात करनी, अब आम सोसाइटी की बात करें तो जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही उसके ट्राइबल्स भी बन जाएंगे, वैसे ही उसके जो साथ में रहते हैं वो सारे। अगर इन्होंने शराब पीना शुरू की तो हमारे लोगों ने भी शराब पी है, चिट्टा पीना शुरू किया तो चिट्टा भी पिया है, चिट्टा बेचना शुरू किया तो वो भी चिट्टा बेच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दूध बेचेंगे उससे इतना पैसा आ नहीं रहा। कम समय में ज्यादा पैसा अगर कमाना है शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट, शॉर्टकट। तो उनको भी लगा कि नहीं यार ये ठीक है, एक पैकेट बेचा तो 5-6 लाख अंदर कर लिया। कौन समझाए उनको कि ये चीजें ठीक नहीं है। बिल्कुल। वही चिट्टा उन्हीं का बच्चा पी रहा है और वही लोग अब मर रहे हैं। आप एक उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें थानेदार जो होता है पुलिस वाला, वो पैसे खाता है चिट्टे के, बाद में उसी का भाई उसी से मरता है ना। बिल्कुल। तो वही हम सबको देखना चाहिए कि अगर पैसा इतना जरूरी नहीं है, सोसाइटी वालों को सोचना चाहिए, हम सबको मतलब हमारी सोसाइटी जो भी है उनको सोचना चाहिए कि भाई पैसा इतना जरूरी नहीं है कि 2 नंबर का पैसा कमाया जाए। आप मेहनत करो, जितना खुदा आपको दे रहा है उससे खा लो रोटी, 2 कम खाओ लेकिन अच्छा रहो, ज्यादा के लालच में मारे जाओ। बिल्कुल। जब सब युवाओं के लिए क्या एक मैसेज रहेगा, क्या एक डाइट चार्ट आप बताना चाहेंगे? कुछ युवा हैं जो ज्यादा दुबले पतले हैं, जो चाहते हैं कि मैं थोड़ा मोटा हो जाऊं, कुछ ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम थोड़ा फिगर हमारी अच्छी बन जाए, हम अच्छे मतलब स्ट्रांग बॉडी हमारी बने। क्या डाइट चार्ट ऐसा रखें कि वो मतलब थोड़ा अपने आप को बना पाए फिट आपकी तरह? मेरी तरह मैं ये कहूँगा कि मैं इस वक्त आपको बता दूं अपनी एज, मैं इस वक्त हूँ 43 ईयर ओल्ड, 44 में एंटर हूँ, 81 बॉर्न हूँ मैं, ठीक। मैंने कोई नशा नहीं लाइफ में किया। सबसे पहले वो किसी भी लत जो नशा लगा है उनको वो छोड़ दें। जैसे शराब और सिगरेट को लोग क्या समझ रहे हैं आजकल, पता है? किसी का बच्चा अगर शराब और सिगरेट पी रहा है तो वो सो रहे हैं, वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, और यार साढ़े वाला शराब पींदा है, चिट्टा होड़ा पिया है। मतलब उनको ये नहीं लग रहा कि इससे भी बंदा मर जाता है। ज्यादा कोई भी चीज ज्यादा हो, तो नशा जिस चीज का लग जाए, जैसे सिगरेट है वो लंग्स खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को ये छोटे नशे से भी बचना चाहिए, बड़े वाले को तो देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन सिगरेट शराब को भी छोड़ देना चाहिए। हमने नहीं पिया। अब फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस सारी है डाइट पे, 70% इसमें डाइट काम आती है। तो मैं जो अपने आप में कमी मैं देखता हूँ, तो मेरी भी डाइट ही कम रह जाती है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता कई बार तो प्रॉपर उसमें डाइट में रहने का। लेकिन अगर आप जिम कर सकते हो तो आपको बच्चों को जिम करवा सकते हो, अगर पैसा इतना है आपके पास, आप जिम में भेज दो। अगर नहीं है, पब्लिक पार्क्स है उनमें भेजिए, ओपन जिम्स लगी हैं। गवर्नमेंट ने इतना कुछ दिया है, देखो कोसना नहीं चाहिए। आप ये नहीं कहना कि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ इसलिए गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन सच में मैं जब ओपन जिम्स देखता हूँ मैं खुश हो जाता, दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मेरा दिल खुश हो जाता है देख के कि बाकी ओपन कितना वो लगा हुआ है, और यूथ आए और वो वहां पे थोड़े बहुत हो सके उनसे। और जिस अगर 20 लड़के होंगे, एक तो बीच में प्रोफेशनल हो ही जाता है, कोई ना कोई मिल जाता है, उससे सीखे सारे कि कैसे करना है, उसको ट्रेनर बना लो। हर मोहल्ले में पार्क्स है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, राउंड ही करो पार्क को, गेम्स खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जितना आप पैसा खर्च सकते हो उस हिसाब से चलो, लेकिन आप फिटनेस का ध्यान रखो, क्योंकि फिटनेस बहुत जरूरी है सोसाइटी में। जब सब इसके अलावा भी कोई शौक रखते हैं, सिंगिंग का, मॉडलिंग का और कुछ? मॉडलिंग का शौक था मुझे जब मैं 19 साल का था। तो ग्लैड रैग, मिस्टर ग्लैड रैग इंडिया, वो एक सेटअप है, वहाँ पे मॉडलिंग हंट पे जाते हैं लोग। तो कोई दिल्ली का कोई बंदा मुझे मिला, तो उसने मुझे कहा कि जावेद भाई आप दिल्ली आओ मेरे पास, आपका फोटो शूट लेंगे। वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा वो फोटो वगैरह लेते हैं ना? जी। पोर्टफोलियो शूट करेंगे तो फिर आपको भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पापा से पूछूंगा। तो मैंने पापा से पूछा, जैसे मैंने पापा से पूछा तो वही देसी फादर्स, जूता पड़ेगा मॉडलिंग कराऊं तुझे, पढ़ चुप करके, ठीक है। तो मैं पढ़ाई वगैरह में एंटर हो गया। तो मतलब ये था कि उस वक्त कल्चर नहीं था,
नहीं तो मैं जाता जरूर अगर मुझे चांस मिलता। खैर वो वाला शौक मैं अब रील्स पे पूरा कर रहा हूँ। रेस पे पूरा कर रहे हैं। अब पुलिस में आकर भी मतलब अपना सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखी हुई है, जितना मैं कर सकता हूँ इतना कर रहा हूँ, जो मेरे से हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यूथ को यही कहूँगा, अगर कोई मॉडलिंग करना चाहे, हमारी सपोर्ट चाहिए तो हम करवाएंगे। हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हम आपको करवाएंगे। मॉडलिंग करना बुरी बात नहीं है, सिंगिंग करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है नशा करना, हाँ बुरी बात है फ्रॉड करना पब्लिक के साथ, जैसे किसी के पैसे मारने, बिल्कुल। झूठ मारना, किसी की नौकरी लगवाने के लिए पैसे ले लेने। इस तरह के कामों से बचो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, बिल्कुल। चलो प्रोग्रेस करो। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसी बात है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जावेद चौधरी साहब, जिनको जीदा डा कॉप के नाम से जाना जाता है और जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया।